प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था जैसे ही जिन वो डबल डंजन में एंटर करता है वो रुक जाता है, रियलाइज करते हुए कि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। फिर भी ये जगह अब उसे डिफरेंट फील हो रही थी। जैसे उसकी आईज टावरिंग स्टैचूज को स्कैन करती हैं, उसने पहचाना कि वो ना ही अलाइव थे और ना ही मॉन्स्टर्स, बस कुछ अनसीन एंटिटी द्वारा कंट्रोल्ड लाइफलेस पपेट्स थे। चेम्बर में एक सिंगल सोर्स ऑफ मैजिक को सेंस करते हुए वो उसकी तरफ चलता है और आंसर डिमांड करता है। साइलेंस रहता है जब तक एट लास्ट विंग स्टैचू मूव नहीं होती और डिक्लेयर करती है कि वो फाइनली आ गया है। अब आगे। मीनवाइल जापान में टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्लेन टचडाउन करता है। उसके स्टेप से यूरी ओरोफ, रशिया का टॉप रैंक बैरियर टाइप हंटर, उतरता है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली प्रेस उसे कैमराज और क्वेश्चंस के साथ घेर लेती है। रिपोर्टर्स डिमांड करते हैं कि वो सिटी को थ्रेटन कर रहे मैसिव गेट को ब्लॉक ऑफ करने का इरादा कैसे रखता है। कामली ओरोफ अपना मेथड एक्सप्लेन करता है। वो गेट को एनसर्कलिंग करते हुए एक वास्ट मैजिक सर्कल ड्रॉ करेगा, फिर उसमें अपनी मैना पोर करेगा जिससे एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनेगा जो अंदर से किसी भी चीज़ को एस्केप होने से रोके। जब रिपोर्टर्स ने और प्रेस किया तो वो पूछते हैं कि क्या वो सच में अकेले एस रैंक गेट को सील कर सकता है, और ऑफ एडमिट करता है कि वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से इतना बैरियर मेंटेन नहीं कर सकता। हाउएवर जो सर्कल वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करता। अगर टोक्यो में मैना क्रिस्टल्स की लार्ज सप्लाई प्लेस की जाती है तो सर्कल उनकी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा। ओवर टाइम ये पावर गैदर करता रहेगा जब तक बैरियर एक इम्पेनेट्रेबल वॉल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता। फ्लैशिंग कैमरास के सामने कॉन्फिडेंट होकर और ऑफ पब्लिक को डायरेक्टली एड्रेस करता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो ही है जो उनकी लाइफ्स को सेव करेगा और इंसिस्ट करता है कि वो याद रखे कि डिजास्टर और उनके बीच में कौन खड़ा था। बैक इन कोरिया, चेयरमैन गोही एक टेलीवाइज्ड इंटरव्यू देखते हैं। वो क्वाइटली रिफ्लेक्ट करते हैं कि ओरोफ एस रैंक गेट को सील करने में सक्सीड हो या ना हो, फेलियर का आउटकम ऑलरेडी सर्टन है। टोक्यो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्क्रीन से टर्न करते हुए अपने राइट हैंड मैन वू जिनशुल से पूछते हैं कि हंटर संजन वू रिसेंटली क्या कर रहा है। वो रिपोर्ट करता है कि जिनवू सोल के आसपास गेट्स एक्टिवली क्लियर कर रहा है। वो ऐड करता है कि जिनवू की आजिन गिल्ड ने एक पर्टिकुलर लिस्ट पर मार्क्ड हर पोर्टल को टेक ओवर करने की रिक्वेस्ट फाइल की है। इशू यह है कि वो गेट्स नॉर्मली व्हाइट टाइगर गिल्ड, हंटर गिल्ड और फीन गिल्ड द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ये डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट स्पार्क कर सकता है। कुछ सोचने के बाद चेयरमैन गोही पॉलिटिकल रिस्क्स के बावजूद जिनवू के मूव्स को सपोर्ट करने का डिसाइड करते हुए रिक्वेस्ट अप्रूव कर देते हैं। जैसे ही वो जिंचुल जाने की तैयारी करता है उसका फ़ोन रिंग करता है। वो कॉल अटेंड करने के लिए एक तरफ हट जाता है। लाइन पर एक फील्ड ऑफिसर दूसरे गेट के सडन अपीयरेंस की रिपोर्ट करता है। पहले तो ये रूटीन लगता है लेकिन लोकेशन स्टैंड आउट करती है। ये उसी स्कूल में खुला है जहाँ रिसेंटली ऑक्स ने अटैक किया था। इन्वेस्टिगेटर्स वर्स्ट कंफर्म करते हैं, ये कोई आम पोर्टल नहीं बल्कि एक डबल डंजन है। डबल डंजन के अंदर संजन वू विंग स्टैचू के सामने खड़ा था जो जिंदा हो चुकी थी। क्रीचर ने एक स्टोन स्लैब को शैटर्ड किया और उसके अराइवल को एक्नॉलेज किया, क्लेम करते हुए कि वो फाइनली स्टेज पर पहुंच गया है। जिन वो क्वेश्चन करता है कि क्या उस बीइंग ने ही उसे यहाँ समन किया था और क्या स्लैब को डिस्ट्रॉय करना अलाउड था। एंटिटी ने कंफर्म किया लेकिन उसकी आइडेंटिटी के सवाल को डिसमिस कर दिया। इंस्टेड उसने जिनवू को बताया कि वो गलत चीज़ पूछ रहा है। स्टैच्यू कौन है ये सोचने के बजाय उसे पहले अपने बारे में सच अनकवर करना चाहिए। डिक्लेयर करते हुए कि फाइनल ट्रायल शुरू होने वाला है, बीइंग ने प्रॉमिस किया कि वो सब कुछ रिवील कर देगा अगर जिनवू एंड तक एंड्योर कर सका। उसी मोमेंट चेंबर को सराउंड किए स्टोन स्टैचू मूव होने लगे, स्लोली एडवांस करते हुए। जिनवू अपनी शैडो आर्मी समन करने की तैयारी करता है लेकिन एंटिटी अपनी फिंगर स्नैप करती है। समन सप्रेस हो जाते हैं। ये एक पर्सनल टेस्ट होना था, सिर्फ जिनवू को यहाँ मेजर किया जाएगा, उसके सर्वेंट्स इरेलीवेंट थे। सिस्टम रेस्ट्रिक्शंस इंस्टेंटली फॉलो करती हैं। पोशंस और शॉप आइटम्स लॉक्ड हो जाते हैं। क्वेस्ट रिवॉर्ड्स या लेवल अप बोनसेस से रिकवरी डिनाई कर दी जाती है और चेंबर से एस्केप तब तक इम्पॉसिबल हो जाता है जब तक टेस्ट एंड नहीं होता। जिनवू रियलाइज़ करता है कि उसने जिन हर एडवांटेज पर रिलाई किया था वो सब स्ट्रिप कर दिए गए हैं, फिर भी उसकी इन्वेंट्री अनटच्ड रहती है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, डिसाइड करते हुए कि वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करके फाइट करेगा। पहला स्टोन सोल्जर अपनी मैसिव स्वॉर्ड उस पर स्विंग करता है। जिनवू ब्लेड को मिड एयर में पकड़ता है, उसे बीच से तोड़ देता है और एक हाफ स्टैचू के फेस पर फेंक देता है। जब शार्ड एम्बेड हो जाता है, जिनवू आगे बढ़ता है और क्रशिंग किक से फ्रैगमेंट को और अंदर घुसा देता है। दूसरे स्टैचूज चार्ज करते हैं लेकिन जिनवू के मूवमेंट्स ब्लर हो जाते हैं। वो उनके स्ट्राइक से स्लिप करता है, ऊंचा जंप करता है और एक के हेड में अपनी डैगर घुसा देता है। कॉर्नर से एक और स्टैचू एरो छोड़ता है। जिनवू इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, प्रोजेक्टाइल को मिड एयर में स्लाइस करता है और एक शार्ड को वापस आर्चर के फेस में किक करता है, उसे शैटरिंग कर देता है। वन बाय वन गार्डियंस उसके रिलेंटलेस असॉल्ट से गिरते जाते हैं। जैसे वो लड़ता है, जिनवू कुछ रियलाइज करता है। एक टाइम पर ये स्टैचूज इम्पॉसिबली फास्ट लगते थे, जैसे वो टेलीपोर्ट कर रहे हों, लेकिन अब उसकी शार्पनडाइजर होन्ड रिफ्लेक्सेस से वो उनके हर मूवमेंट को ट्रैक कर सकता था। वो पावरफुल थे लेकिन अब और अनटचेबल नहीं थे।
ऊपर विंग्ड फिगर साइलेंटली मंडरा रहा था, हर क्लैश को ऑब्जर्व करते हुए। उसने खुद से एडमिट किया कि जिन्वू का प्रोग्रेस रिमार्केबल था, ह्यूमन बॉडी की लिमिट्स के अंदर बॉन्ड हुई ऐसी स्ट्रेंथ। लेकिन ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ था। क्रीचर अपना हाथ उठाता है और टेम्पल फ्लोर वायलेंटली हिलता है। चेम्बर की शैडोज से एक इनॉर्मस स्टोन कोलोसस एमर्ज होता है, जो बाकियों से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। उसके हैवी स्टेप से ज़मीन कांप जाती है। उसकी प्रेजेंस ओवरवेलमिंग थी, इवन कंपेयर टू द गार्डियंस जिनको जिन्वू ने अभी डिसमेंटल किया था। जैसे ही जायंट एडवांस करता है, एंटिटी हल्की स्मर्क के साथ देखता है, ये देखने के लिए ईगर कि सन जिन्वू सच में कितना आगे आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन के ऑफिस में, जहां गोहेन ही एक प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं। एक ऑफिशियल उनके सामने डॉक्यूमेंट्स का सेट रखता है, एक्सप्लेन करते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली स्टेट्स करता है कि जापान जूजू आइलैंड पर मिले एसेंस स्टोन्स के सारे राइट्स हैंड ओवर कर देगा। उनके सामने बैठे मात्सुमोटो शिंगो, चेयरमैन ऑफ द जापानीज हंटर्स एसोसिएशन, कामली इस अनयूजुअल प्रपोजल के पीछे का रीजनिंग एक्सप्लेन करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव कोरियन हंटर सन जिन्वू को हायर करना है। चेयरमैन गो केयरफुली रिस्पॉन्ड करते हैं, मात्सुमोटो को याद दिलाते हुए कि जिन्वू फॉर्मली कोरियन हंटर्स एसोसिएशन से एफिलिएटेड नहीं है। मात्सुमोटो इस फैक्ट को एक्नॉलेज करता है, क्लैरिफाई करते हुए कि वो जिन्वू पर ओनरशिप या कंट्रोल नहीं चाहते, बस कोरियन एसोसिएशन की असिस्टेंस चाहते हैं ताकि वो एक मीटिंग अरेंज कर सकें। वो उसे डायरेक्टली रीच नहीं कर पाए थे और ये उनका लास्ट रिजॉर्ट था। ये सुनकर गोही इंटरनली रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि जापान सिर्फ जिन्वू से बात करने के चांस के लिए इतना वास्ट फॉर्च्यून सैक्रिफाइस करने को तैयार है। उन्हें डाउट है कि उनकी डेस्पिरेशन टोक्यो में लूमिंग एस रैंक गेट के थ्रेट से डील ना कर पाने की वजह से है, स्पेशली उनके सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर गूटो रुजी की डेथ के बाद। एक पॉज के बाद चेयरमैन गो डॉक्यूमेंट्स वापस टेबल पर रख देते हैं। फिर वो इंटरप्रेटर्स के बिना डिस्कशन कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट करते हैं। फ्लुएंटली जापानीज में बोलकर वो मात्सुमोटो को शॉक कर देते हैं, जो डिसबिलीफ में उन्हें घूरता है। जब उनसे पूछा जाता है कि वो लैंग्वेज कैसे जानते हैं, गोही कामली एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके फादर जापान में एक छोटा बिजनेस चलाते थे। जब इंटरप्रेटर्स रूम से चले जाते हैं तो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाती है। चेयरमैन गो डायरेक्टली मात्सुमोटो को एड्रेस करते हैं, वार्न करते हुए कि अगर ये उनकी एक और डिसेप्टिव स्कीम है तो वो इसे इमीडिएटली एंड कर दें तो अच्छा होगा। मात्सुमोटो स्टार्टेड लगता है और पूछता है कि उनका क्या मतलब है, लेकिन गोगन ही और प्रेस करते हैं, रिवील करते हुए कि वो ऑलरेडी जानते हैं कि ब्लेड गेयर ने मात्सुमोटो से टाइज सेवर कर दिए हैं। स्टार्टर्ड मात्सुमोटो खड़ा हो जाता है, डिमांड करते हुए कि कोरियन चेयरमैन को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। गो एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऑब्वियस था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ब्लेड गेयर ने जापानीज हंटर एसोसिएशन से फाइनेंशियल सपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, इंस्टेड सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडीज पर रिलाई करना चुना। एक टाइम पर ब्लेड गेयर गोतो रोजी के लीडरशिप के अंदर एसोसिएशन की बैकबोन थी, लेकिन गोतो की डेथ के साथ जापान में पावर का बैलेंस क्रम्बल हो गया था, जिससे एसोसिएशन वीकन हो गई थी और कंट्रोल मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रही थी। वो मात्सुमोटो को वार्न करते हैं कि अगर टोक्यो में गेट ठीक से सील नहीं हुआ तो फेलियर का पूरा बर्डन उस पर गिरेगा। उसी मोमेंट गोगन ही एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक बार गॉड्स टीम से बिलोंग करता था। वो मात्सुमोटो पर मलिशियस इंटेंशंस रखने का आरोप लगाते हैं, डिक्लेयर करते हुए कि जापान में हो रही सारी ट्रेजेडीज, गोतो की डेथ, ब्लेड गिल्ड का कोलैप्स, गिल्ड्स के बीच इन फाइटिंग और काउंटलेस लाइव्स लॉस्ट मात्सुमोटो के एक्शंस का डायरेक्ट रिजल्ट है। जब मात्सुमोटो नर्वसली डिवाइस के बारे में पूछता है, चेयरमैन को रिवील करते हैं कि ये डायरेक्टली मात्सुमोटो के पर्सनल रिसीवर से कनेक्टेड है। बिना किसी हेजिटेशन के वो अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और डिवाइस को इतनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से शैटर करते हैं कि उसके नीचे की टेबल भी क्रैक हो जाती है। गोगन ही फिर अनवेवरिंग रिजॉल्व के साथ बोलते हैं। वो स्टेट करते हैं कि वो इतने हार्टलेस नहीं हैं कि एक सिंगल मैन की सेल्फिश स्कीमिंग की वजह से एक पूरे नेशन और बाय एक्सटेंशन पूरे एशिया को तबाही में गिरने दें। वो मीटिंग को ये कहकर एंड करते हैं कि एंड में मात्सुमोटो को इसके लिए हंटरसन जिन्वू का शुक्रगुजार होना पड़ेगा। मीनवाइल डबल डंजन के अंदर सन जिन्वू स्टोन क्रीचर्स की एंडलेस वेव के खिलाफ अपनी डेस्परेट बैटल कंटिन्यू करता है। उसने उनमें से कई को काट गिराया, फिर भी जितने भी गिरते और आगे बढ़ते जाते। उसका अटेंशन चैम्बर के पीछे कोलोसल स्टैचू की तरफ शिफ्ट होता है, जिसकी ग्लोइंग आइज उस पर लॉक थी। जायंट एक अटैक प्रिपेयर करना शुरू करता है। रियलाइज करते हुए कि वो टाइम पर डॉज नहीं कर पाएगा, जिन्वू क्विकली कमांडर्स टच यूज करता है। सेवरल छोटे स्टैचूज को उठाकर एक मेकशिफ्ट शील्ड फॉर्म करता है, लेकिन मैसिव बीम उन्हें इजीली चीरते हुए निकल जाती है, समन सोल्जर्स को डिसइंटीग्रेट करती है और बैरियर को शैटर करती है। जिन्वू बेरली अपनी लाइफ बचाता है, खुद से सोचते हुए कि डायरेक्ट हिट तो उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ भी उसे इंस्टेंटली मार देगी। ये जानते हुए कि छोटे दुश्मन आते रहेंगे जब तक वो उनके सोर्स से डील नहीं करता, जिन्वू पहले लार्जर स्टैचू को टारगेट करने का डिसाइड करता है। जाइट अपना फुट उठाता है और डिवेस्टेटिंग फोर्स के साथ नीचे लाता है। जिन्वू लास्ट सेकंड में आगे डैश करता है, उस स्टॉर्म को अवॉइड करता है जो जमीन में एक गहरा क्रेटर छोड़ देता है। स्टैचू स्मर्क करता है, जैसे उसे विश्वास हो कि उसने उसे क्रश कर दिया है, लेकिन जिन्वू फिर से अपीयर होता है, एक बार फिर उसकी तरफ रश करते हुए।
स्टैचू एक और डेडली अटैक प्रिपेयर करता है, लेकिन जिन्वो मोनार्क्स डोमेन एक्टिवेट करता है, अपनी स्पीड एनहांस करता है और मैसिव फिगर के पीछे मूव करता है। रूलर्स अथॉरिटी यूज करते हुए उसने रियलाइज किया कि अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो कमांड कर रहा था वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इवन विद जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैना वो इतने मैसिव टारगेट को अफेक्ट कर पाया। ओपनिंग सीज करते हुए उसने म्यूटिलेशन अनलीश किया, अपने डीमन किंग्स के डैगर से स्टैचू के फेस पर स्लैश किया। उसके शॉक के लिए ब्लेड्स ने मुश्किल से उसके सरफेस को स्क्रैच किया। फ्रस्ट्रेटेड लेकिन डिटर्मिन्ड, जिन्वो टैक्टिक स्विच करता है। ब्रूट स्ट्रेंथ यूज करते हुए उसने स्टैचू के हेड में एक स्मॉल क्रेविस को टारगेट किया, उसे पकड़ लिया और एक डिवास्टेटिंग स्ट्राइक अनलीश किया। पहली बार मैसिव क्रीचर ने पैनिक से रिएक्ट किया। वो रिलेंटलेसली अपने फिस्ट्स स्टोन क्रीचर पर हैमर करता रहा, अपनी स्ट्रेंथ का हर आउंस एक फाइनल ब्लो में डाल देता है। उसने डिक्लेयर किया कि वो दिखाएगा कि लेवल 103 पर खड़े होने का क्या मतलब होता है। एक थंडर स्ट्राइक के साथ मैसिव स्टैचू टॉपल हो जाती है, वायलेंटली जमीन पर क्रैश होती है। एक भी पल वेस्ट न करते हुए जिन्वो छोटे स्टोन मॉन्स्टर्स की होड़ में कूद जाता है। वो उसकी तरफ सर्च करते हैं, लेकिन उसने अपना हाथ फैलाया और डोमिनेटर्स टच यूज किया, उन सबको एक ही बार में जमीन पर स्लैम कर दिया। चेंबर साइलेंट हो जाती है जैसे ही लास्ट क्रीचर एफर्टलेसली वाइप आउट हो जाता है। बैटलफील्ड क्लियर होने के बाद जिन्वो अपनी नज़र अभी भी ऊपर मंडरा रहे विंग्ड एंटिटी की तरफ करता है। बीइंग ने अप्लॉज किया, स्ट्रेंथ के डिस्प्ले से क्लियरली इम्प्रेस था। जिन्वो हाउएवर उस प्रॉमिस को याद करता है कि उसके सवालों का जवाब फाइनली दिया जाएगा, लेकिन अपना वादा निभाने के बजाय क्रीचर डिक्लेयर करता है कि टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने याद दिलाया कि वो अभी भी जिंदा है। उसी मोमेंट जिन्वो के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है। एक अर्जेंट क्वेस्ट इशू हो चुका था। डिफीट द एनिमी विद इन द अलॉटेड टाइम, 10 मिनट्स रिमेन, फेलियर विल रिजल्ट इन इमीडिएट डेथ बाय कार्डियक अरेस्ट। विंग्ड एंटिटी फिर खुद को ट्रू चैलेंज के रूप में रिवील करता है, कहता है कि वो फाइनल टेस्ट है। जिन्वो डिमांड करता है कि वो बीइंग कौन है या क्या है। एक स्मर्क के साथ क्रीचर फाइनली अपना आंसर देता है, वो सिस्टम का आर्किटेक्ट है, वो जिसने उसकी ग्रोथ के हर स्टेप को ओवरसी किया है। फिर वो पूछता है कि क्या जिन्वो इस एक्सप्लेनेशन से सैटिस्फाइड है। डंजन के बाहर एसोसिएशन डायरेक्टर वू जिन चुल कोरियल हंटर्स एसोसिएशन के 7 एलीट हंटर्स के साथ पहुंचता है। जैसे ही वो गेट के पास आते हैं, मैना की एक सफोकेटिंग वेव बाहर आती है, सबको हड्डियों तक ठंडा कर देती है। उसने दूसरों से पूछा कि क्या वो भी वही फील कर रहे हैं। सेंसेशन उन सबसे अलग थी जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया था। उसने जल्दी से चेक किया कि कौन से गिल्ड्स स्टैंड बाय पर थे और पता चला कि हंटर गिल्ड रेड के लिए प्रिपेयर्ड थी। चिया हीन और चो जोंग इन, कोरिया के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर्स, दोनों ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट करने के लिए अग्री कर लिया था। सिचुएशन कितनी डायर हो सकती है ये रियलाइज करते हुए वू जिन चुलो इमीडिएटली उन्हें रेड ज्वाइन करने का ऑर्डर देता है। डंजन के अंदर सुन जिन्वो आर्किटेक्ट के साथ अपने ट्रू शोडाउन के लिए ब्रेस करता है। विंग्ड बीइंग अपनी विंग्स को मस्कुलर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म करता है और इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ता है। जिन्वो में एक डेविस्टेटिंग पंच स्लैम करता है और उसे दीवार में क्रैश कर देता है। बिना पॉज के आर्किटेक्ट असॉल्ट प्रेस करता है। जिन्वो मुश्किल से डॉज करता है और डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक्स रिलेंटलेसली आते हैं। पंचेस की एक बाराज उस पर बरसती है। वो हर ब्लो को ब्लॉक करता है, गिरने से मना करता है। आर्किटेक्ट एडमिट करता है कि जिन्वो का डिफेंस इंप्रेसिव है, क्लेम करते हुए कि वो एक्सपेक्टेशन से एक्सीड कर रहा है। फिर जिन्वो के फेस पर एक हैवी स्ट्राइक के साथ बीइंग को लगा कि फाइट फिनिश हो गई। सिर्फ तब स्टन रह गया जब जिन्वो रिटेलिएट करता है। हंटर आगे सर्च करता है और एक ब्रूटल पंच डिलीवर करता है जो आर्किटेक्ट को कई फीट पीछे नॉक करता है। आर्किटेक्ट के फेस पर एक ग्रिन फैल जाती है। पहली बार उसने एडमिट किया कि वो एक ह्यूमन ओपोनेंट के खिलाफ बैटल एंजॉय कर रहा था। जिन्वो क्विकली सिचुएशन एनालाइज करता है। बीइंग ने उसे यहाँ इनवाइट किया था जब उसने लेवल 100 सरपास किया, एक्सपेक्टिंग कि वो उसके सामने पावरलेस होगा, लेकिन जिन्वो हार मानने से मना करता है। वो आंसर्स डिमांड करता है, सिस्टम क्यों क्रिएट किया गया, उसे प्लेयर के रूप में क्यों चुना गया और इस दुनिया का क्या फेट है। आर्किटेक्ट फिर से लंच करता है, इस आइडिया का मजाक उड़ाता है कि जिन्वो को लगता है कि उसे मारने से वो आंसर्स रिवील होंगे। उसने चैम्बर के हर वेपन को समन किया, डिमांड करते हुए कि ये सिस्टम कैसे पॉसिबल है। जिन्वो पूछता है कि एक आर्किटेक्ट उसे इतनी पावर कैसे दे सकता है। काम ही क्रीचर एक्सप्लेन करता है कि उसने जिन्वो को चुना ही नहीं था, इनफैक्ट वो उसके सिलेक्शन के अगेंस्ट था। उसका रोल सिर्फ प्लेयर सिलेक्शन सिस्टम को डिजाइन और मॉडरेट करना था। क्वेस्ट टाइमर पर सिर्फ 6 मिनट बचे थे। जिन्वो के पास आर्किटेक्ट को हेड ऑन फेस करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। विंग बिंग असेंड करता है, डिक्लेयर करते हुए कि वो अब अपनी फुल पावर से फाइट करेगा। उसके अटैक स्टॉर्म की तरह आते हैं,
फिर भी जिन्वू सुपरनैचुरल प्रिसिजन से मूव करता है, हर डॉज के साथ वैनिश और रीअपीयर होता है। उसने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया, उसकी सेंसेस शार्प हो रही थी, उसकी बॉडी तेज हो रही थी, वो अपने ओपोनेंट के हर मूवमेंट को पढ़ सकता था। एक ओपनिंग सीज करते हुए जिन्वू आर्किटेक्ट के फेस पर एक क्लीन स्ट्राइक लैंड करता है, बीइंग को स्टन करता है। आर्किटेक्ट बेविल्डर्ड हो जाता है। इवन एट फुल फोर्स जिन्वो उसके साथ पेस रख रहा था और उसे सरपास भी कर रहा था। एक स्विफ्ट स्लैश के साथ जिन्वो बीइंग की एक आर्म सीवर कर देता है। आर्किटेक्ट डिसबिलीव में वुंड की तरफ देखता है। उसने रियलाइज किया कि भले ही ये बॉडी सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट थी, जिन्वो का अटैक फिर भी पेन कॉज कर रहा था। उसे और क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए आर्किटेक्ट फाइनली समझ पाता है कि जिन्वो को क्यों चुना गया था। हंटर के अंदर गहराई में कुछ और छुपा था, समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन। एनरेज्ड आर्किटेक्ट रोर करता है, इसे एक्सेप्ट करने से मना करता है। फ्यूरी के साथ उसने चैम्बर के हर फॉलन स्टोन सोल्जर को रेजरेक्ट कर दिया। काउंटडाउन 3 मिनट्स पर आ जाता है। जिन्वो एक बार फिर हेड फर्स्ट बैटल में रश करता है। रूलर्स अथॉरिटी से वो रिवाइव्ड एनिमीज को स्वीप करता है। एक मैसिव स्टैचू उस पर स्विंग करता है, लेकिन वो एफर्टलेसली डॉज करता है और आर्किटेक्ट की तरफ गैप क्लोज करता है। ओवरवेलमिंग स्पीड से स्ट्राइक करता है और एक और आर्म सेवर कर देता है। आर्किटेक्ट एक क्रशिंग ब्लो से काउंटर करता है, जिन्वो को वापस दीवार में क्रैश कर देता है। जैसे ही वो उठता है, जिन्वो को एक familiar फेस दिखता है, वो कोलोसल स्टोन सोल्जर जिसने उसकी लाइफ नियरली खत्म कर दी थी उसकी फर्स्ट विजिट में इस डंजन में। रेत से फ्यूल्ड होकर वो अपनी एल्बो उसकी स्कल में स्मैश करता है, उसे 2 टुकड़ों में शैटर कर देता है। 2 मिनट बचे होने पर वापस टर्न करते हुए जिन्वो एक फाइनल अटैक के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ गैदर करता है। उसने सब कुछ एक सिंगल डेवास्टेटिंग स्ट्राइक में अनलीश कर दिया। पूरा चैम्बर एक मैसिव एक्सप्लोजन में इरप्ट हो जाता है। जब डस्ट क्लियर होती है, जिन्वो विक्टोरियस खड़ा था, आर्किटेक्ट गिर चुका था। अपने फाइनल ब्रेथ के साथ क्रीचर गुनगुनाता है कि जो आंसर्स जिन्वो ढूंढ रहा था वो उसके खुद के अंदर हैं। उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है, द डेटा स्टोर्ड विद इन हिज मेमोरी वुड बी रिट्रीव्ड। आर्किटेक्ट उसे बताता है कि चॉइस उसकी है। एक मोमेंट के हेजिटेशन के बाद जिन्वो एक्सेप्ट करता है। सडनली लाइट उसे एनगल्फ करती है और उसका स्पिरिट एक दूसरे रेल्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसके नीचे एक साइट स्ट्रेच होती है, बोथ टेरिफाइंग और ऑ इंस्पायरिंग। मॉन्स्टर्स की एक एंडलेस आर्मी। साइट जिन्वो को फ्रोजन छोड़ देती है। उस आर्मी में हर क्रीचर ऊपर देख रहा था और जब जिन्वो उनकी गेज को फॉलो करता है तो उसने उसे देखा। स्काई में लटका हुआ एक मैसिव गेट सेट अगेंस्ट अ पर्पल बैकड्रॉप। आइस एल्व्स और हाई ऑर्क से लेकर गॉब्लिन्स, जायंट्स और काउंटलेस अदर मॉन्स्टर्स तक आर्मी बैटलफील्ड में एंडलेसली स्ट्रेच हो रही थी। जिन्वो रियलाइज करता है कि अगर ऐसी आर्मी कभी अर्थ में क्रॉस कर गई तो ह्यूमैनिटी अटरली डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। फिर स्काई स्प्लिट हो जाता है। रेडिएंट आर्मर में क्लैड सोल्जर्स एंजल्स जैसे विंग्स के साथ ऊपर से डिसेंड होते हैं। ये सिल्वर सोल्जर्स थे, आर्मी ऑफ हेवन। एक एपिक बैटल सिल्वर सोल्जर्स और मॉन्स्टर्स की एंडलेस होड़ के बीच इरप्ट होता है। ग्राउंड हर क्लैश से हिलता है, वेपन्स शैटर होते हैं, आर्मर क्रम्बल होता है और एगनी की स्क्रीम्स हवा में भर जाती हैं। पहले तो सिल्वर सोल्जर्स अपर हैंड रखते हैं, डिवाइन स्ट्रेंथ से मॉन्स्टर्स को ओवरवेल्म करते हुए, लेकिन फिर टाइड शिफ्ट हो जाती है। 1 बाय 1 सिल्वर सोल्जर्स अपने एडवांस में फ्रीज हो जाते हैं जैसे ही बैटलफील्ड में एक नई प्रेजेंस एंटर करती है। जिन्वो ने उसे इमीडिएटली फील किया, एक मॉनार्क का ओवरवेलमिंग ऑरा। एक शैडोई फिगर आगे बढ़ता है और अपना हाथ उठाता है। इंस्टेंटली गिरे हुए मॉन्स्टर्स फिर से उठने लगते हैं। शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करते हुए बीइंग डेड को अपनी खुद की आर्मी में रेजरेक्ट करता है। जिन्वो की आंखें शॉक से चौड़ी हो जाती हैं। ये शैडो मोनार्क था, एक इमॉर्टल आर्मी, डेथ से ही बॉर्न हुई। मारे गए मॉन्स्टर्स ब्लैक और ब्लड के साथ वापस आते हैं। उनकी बॉडीज शैडो में रिफॉर्ज्ड होती हैं। जिन्वो कांप जाता है जैसे वो सच रियलाइज करता है। मोनार्क की समन करने की एबिलिटी कॉम्प्रहेंशन से परे थी। शैडो सोल्जर्स की एक एंडलेस टाइड, हर एक पिछले से ज्यादा फियरसम। सिल्वर सोल्जर्स जो एक टाइम पर इतने डोमिनेंट थे, फॉल्टर होने लगते हैं। बैटलफील्ड केओस में डिसेंड हो जाता है जैसे शैडो और सिल्वर वायोलेंटली क्लैश करते हैं। ग्राउंड स्प्लिट होता है और स्काई उनके वॉर के वेट से थंडरिंग करती है। सिल्वर आर्मी को विक्ट्री क्लेम करनी चाहिए थी, फिर भी एक सिंगल बीइंग के अराइवल के साथ सब कुछ बदल गया। जहां भी शैडो मोनार्क चलता था, डिस्ट्रक्शन फॉलो करती थी। एक पावर जिसे जिन्वो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करता है, डोमिनियंस अथॉरिटी, यूज करते हुए मोनार्क सिल्वर सोल्जर्स को चीर देता है। हर गिरा हुआ शैडो फिर से उठता है, डिवाइन आर्मी को एंडलेसली ओवरवेल्म करता हुआ। बैटलफील्ड उसी का था। विक्ट्री शैडो मोनार्क और उसकी आर्मी के लिए इनएविटेबल लगती थी, जब तक वो अपीयर नहीं हुए।
मीनवाइल सीन वापस डबल डंजन की गहराइयों में शिफ्ट होता है। वू जिनचू, चाहाइन, चो जोंगिन और कई अन्य हंटर्स चेंबर में पहुंचते हैं। जैसे ही वो अंदर स्टेप करते हैं, वो हवा में रेडिएट हो रहे मैना का एनॉर्मस प्रेशर सेंस करते हैं। चाहाइन वू जिनचुल की तरफ टर्न होती है, क्वेश्चन करते हुए कि क्या वो श्योर है कि जिनवू अंदर है। इस एनर्जी में कुछ गलत लग रहा है। ये मैना पावरफुल है, लेकिन ये जिनवू का नहीं है। अगर उसका नहीं तो फिर किसका हो सकता है? जैसे ही हंटर्स चेंबर में और आगे बढ़ते हैं, वो शॉक से हैरान हो जाते हैं। उनके सामने मैसिव स्टोन स्टैचूज के शैटर्ड रिमेन्स और स्टोन सोल्जर्स के ब्रोकन फ्रैगमेंट्स फ्लोर पर बिखरे पड़े थे। वो जिनचुल खुद से मटर्स करता है, रियलाइज करते हुए कि र्यूमर्स सच थे। लेजेंडरी स्टैचूज और स्कल्पचर सच में एग्जिस्ट करते थे। इससे पहले कि ग्रुप अपने थॉट्स गैदर कर पाए, चेंबर में एक कोल्ड वॉइस गूंजती है। ये रिमार्क करता है कि ह्यूमंस को यहाँ कभी इनवाइट नहीं किया गया था। उनकी प्रेजेंस को एक अनएक्सपेक्टेड इंट्रूजन कहता है। सरप्राइज्ड हंटर्स हेजिटेट करते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं कि क्या उन्होंने बस एक मॉन्स्टर को बोलते हुए इमेजिन किया था। लेकिन सच क्लियर हो जाता है जैसे ही वॉइस के पीछे का फिगर खुद को रिवील करता है। आर्किटेक्ट आगे स्टेप करता है। उसकी आवाज़ में डिस्डेन भरा था, जैसे वो हंटर्स को साइलेंट रहने का कमांड करता है। वो उन पर किंग के स्लम्बर को डिस्टर्ब करने का आरोप लगाता है। कंफ्यूजन हंटर्स में फैल जाती है, जैसे वो आपस में क्वेश्चन करते हैं कि ये किंग कौन हो सकता है। चेंबर के कॉर्नर में उनकी आंखें सन जिन वू पर पड़ती हैं। वो साइलेंटली खड़ा है, अनमूविंग, जैसे किसी और दुनिया में खोया हुआ हो। सडनली आर्किटेक्ट अपना मूव करता है। टेरिफाइंग स्पीड के साथ वो कई हंटर्स को डैश करके पास करता है और एक इंस्टेंट में कुछ को कट डाउन कर दिया जाता है। आर्किटेक्ट डिक्लेयर करता है कि उन जैसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस किंग के लिए परफेक्ट ऑफरिंग्स बनेंगे। मेनवाइल जिनवू की कॉन्शियसनेस कहीं और ड्रिफ्ट हो जाती है। उसके विजन के अंदर काउंटलेस पोर्टल्स एक के बाद एक खुलने लगते हैं, वॉइड को ऑमिनस एनर्जी से भर देते हैं। उन रिफ्ट्स के अंदर से एंडलेस आर्मीज इमर्ज होती हैं, टेरिफाइंग माइट के साथ आगे बढ़ती हैं। जिनवू उन्हें इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करता है। वो मोनार्क्स की आर्मीज हैं। उनमें कोरेशा द प्लेग मोनार्क, बैरन द डीमन किंग और राखन द बीस्ट मोनार्क हैं। दूसरे भी अपीयर होते हैं, डिस्टेंट क्लैंस के पावरफुल मोनार्क्स जैसे यागमान और लेजिया। एडवांसिंग फोर्सेस के बीच एक कोलोसल वुल्फ आगे बढ़ता है, सैवेज किलिंग इंटेंट रेडिएट करता हुआ। उसकी प्रेजेंस ही कंफर्म करती है कि बीस्ट मोनार्क आ चुका है। वास्ट आर्मीज रुक जाती हैं, शैडो मोनार्क के सामने फॉर्मेशन में असेंबल होती हैं। हवा टेंस हो जाती है, एंटिसिपेशन से हैवी। दोनों साइड्स जानती हैं कि अब आगे क्या आएगा। स्टेज सेट है और फाइनल बैटल शुरू होने वाली है। सीन वापस डबल डंजन के अंदर हंटर्स की तरफ शिफ्ट होता है, जहां वो आर्किटेक्ट और उसके स्टोन सोल्जर्स के खिलाफ खुद को डिफेंड करने में स्ट्रगल करते हैं। चो जोंगुन सिचुएशन की कमांड लेता है। वो हंटर्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपनी हर स्किल यूज करें और वुंडेड्स को पीछे की तरफ मूव करें। आर्किटेक्ट डिस्डेन से देखता है। वो डिक्लेयर करता है कि जब तक उसके पपेट्स गिरेंगे, तब तक अगर कोई जिंदा बचा तो उन्हें किंग के अवेकनिंग को विटनेस करने का ग्रेट ऑनर मिलेगा, अगर कोई सरवाइव कर पाया तो। जैसे ही एक कोलोसल स्टैचू आगे चार्ज करता है, चो जोंगुन क्विकली सबको टेक कवर करने का ऑर्डर देता है। मैसिव स्ट्राइक नीचे स्लैम करता है, लेकिन चोई डॉज करने में मैनेज करता है। वो स्टैचू के फेस पर डायरेक्टली एम्ड एक ब्लेजिंग फायरबॉल से रिटेलिएट करता है। वो दूसरों को अर्ज करता है कि इस ओपनिंग का यूज करके बचे हुए स्टोन सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय करें। वू जिनचुल आगे आता है और कोलोसल स्टैचू पर एक पावरफुल पंच मारता है। उसके शॉक के लिए ब्लो का कोई इफेक्ट नहीं होता। चोई एक और फायरबॉल से फिर से अटैक करता है, लेकिन उसका मैजिक भी एक स्क्रैच तक नहीं छोड़ पाता। पैनिक गिल्ड मेंबर्स में फैल जाती है, जैसे वो रियलाइज करते हैं कि उनका कोई भी अटैक वर्क नहीं कर रहा है। ऑप्शंस खत्म होते देख चो जोंगुन एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। सिर्फ एक ही उम्मीद है कि सन जिन वू को जगाया जाए, जो हिप्नोसिस में फंसा हुआ लगता है। वो जिनमू की तरफ एक फायर बॉल हर्ल करता है, ये मानते हुए कि उसे फ्री करने का यही एक तरीका है। लेकिन अटैक लैंड होने से पहले आर्किटेक्ट उसे इंटरसेप्ट करता है और खुद को चोई पर लॉन्च करता है। फ्यूरियस कि कोई किंग के स्लम्बर को डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, चोई शॉक में फ्रीज हो जाता है, कन्विंस्ड कि उसका एंड आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि आर्किटेक्ट स्ट्राइक कर पाए, वू जिनशू और कई दूसरे हंटर्स उसके असॉल्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, उसे मुश्किल से बचाते हैं। मीनवाइल सन जिनवू अपने विजन में खोया रहता है। वो खुद को शैडो आर्मी और काउंटलेस डीमन क्लैंस के बीच एक कोलोसल बैटल देखते हुए पाता है। वो ऑब्जर्व करता है कि शैडोज कट डाउन होने के बाद भी एंडलेसली फिर से उठ जाते हैं।
वो खुद से सोचता है कि अगर वो उसके सोल्जर्स होते तो उसका माना अब तक खत्म हो चुका होता। लेकिन शैडो मोनार्क की पावर डिफरेंट है। ये एनर्जी के बॉटमलेस वेल जैसी लगती है। जिनवू ये वंडर करना शुरू करता है कि क्या शैडो मोनार्क मॉन्स्टर्स के साथ अलाइन नहीं था या उनके बीच कोई गहरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। बैटल तब तक चलती है जब तक फाइनली बैटलफील्ड पर साइलेंस नहीं छा जाती। डीमंस और शैडोज दोनों की कॉर्प्सेस जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। कार्नेज के बीच से शैडो मोनार्क डीमन क्लैंस के डिफीटेड लीडर के पास पहुंचता है। उसकी आवाज़ में फ्योरी भरी थी, जैसे वो डिमांड करता है कि जब उनके पास उस दिन वॉर को एंड करने का चांस था तो उन्होंने उसे बिट्रे क्यों किया। डीमन सिर्फ डिफायंस से रिस्पॉन्ड करता है, मजाक उड़ाता है कि यह अनफॉर्चुनेट है कि वो मोनार्क को एलिमिनेट नहीं कर पाया। मोनार्क गुस्से में एक बार फिर आंसर डिमांड करता है, लेकिन क्रीचर डेमोनिक टंग में वापस नाल करता है। अपने फ्योरी में शैडो मोनार्क डीमन को उसके माउथ से पकड़ता है और अपने नंगे हाथ से उसकी स्कल क्रश कर देता है। फिर भी वो ब्रूटल स्ट्राइक उसे मारने के लिए इनफ नहीं होती। मोनार्क उसकी आंखों में गहराई से घूरता है, पजल्ड, जैसे वो उन्हें कहीं पहले से पहचानता हो। वो डीमन का हेलमेट फाड़ देता है और एट लास्ट सच रियलाइज करता है, ये बैरन द डीमन किंग है। शॉक्ड, मोनार्क वंडर करता है कि बैरन क्लैंस के बीच यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन फिर उसका अटेंशन अपने खुद के बॉडी पर पड़ता है। वो कंफ्यूजन में अपने हाथों की तरफ देखता है और सच क्लियर हो जाता है। जो डीमन क्लैंस और सिल्वर सोल्जर्स से लड़ रहा था वो संग जिनवू खुद ही था। जिनवू रेवलेशन पर रील हो जाता है, स्टन्ड कि उसने पहले रियलाइज क्यों नहीं किया था। फिर उसके चेस्ट में वो उसे फील करता है, एक हार्ट बीट, लेकिन सिर्फ एक नहीं। वो डिस्कवर करता है कि उसके पास 2 हार्ट्स हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट और दूसरा डार्क और ब्लैक। इसका क्या मतलब है, ये प्रोसेस करने से पहले सिल्वर सोल्जर्स ऊपर स्काई से डिसेंड होने लगते हैं। उसके माइंड में एक कोल्ड नोटिफिकेशन गूंजती है, प्लेबैक ऑफ रिट्रीव डेटा हैज एंडेड। डंजन के अंदर वापस आर्किटेक्ट अपना अटेंशन चाहेन की तरफ टर्न करता है। वो उसे इंटरेस्टिंग कहता है और उसे उसके डिज़ाइन से आगे बढ़ने का चैलेंज देता है। चा अपनी स्वॉर्ड डांस के साथ आगे लॉन्च करती है, लेकिन आर्किटेक्ट स्ट्राइक को इजीली ब्लॉक कर देता है। वो इमीडिएटली काउंटर करता है, उसका ब्लो उसके शोल्डर पर स्लैश करता है। एक शार्प क्राई उसके लिप से निकलता है, जैसे पेन उसे ओवरवेल्म करता है। आर्किटेक्ट कोल्डली एक्सप्लेन करता है कि डंजन सिस्टम हर पॉसिबल आउटकम को एंटिसिपेट करता है। वो रिवील करता है कि उनके वेपन्स चाहे कितने भी स्ट्रांग हों, उसके स्टैचूज के खिलाफ यूजलेस हैं। सडनली चो जोंग इन इंटरवीन करता है, आर्किटेक्ट पर एक सरप्राइज स्ट्राइक लैंड करता है। उसका अटैक चा को जिनवू की तरफ डैश करने का चांस देता है, लेकिन उसे पहुंचने से पहले वो पीछे देखती है और उसका दिल डूब जाता है। आर्किटेक्ट ऑलरेडी उसके पीछे अपीयर हो चुका था, उसके हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। चा नैरोली डॉज करती है, मुश्किल से उसकी ग्रास्प से एस्केप करती है। आर्किटेक्ट कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है, उसके शोल्डर पर एक फेंट शैडो रुकती है। क्यूरियोसिटी के साथ वो क्वेश्चन करता है कि उसकी सन जिनवू के साथ क्या रिलेशनशिप है। चा फर्मली जवाब देती है कि वो उसकी फ्रेंड है और वो उसे बचाने आई थी। आर्किटेक्ट ऑमिनसली स्माइल करता है और डिक्लेयर करता है कि वो उसे एक चांस देगा। वो स्टेट करता है कि इसी दिन दुनिया के ग्रेटेस्ट मोनार्क्स में से एक राइज होगा। वो उसे विटनेस कर सकती है, लेकिन बाकी के ह्यूमंस मर जाएंगे। इससे पहले कि आर्किटेक्ट और एक्ट कर पाए, चेंबर में एक और आवाज़ कट करती है। एक फ्यूरियस स्ट्राइक फॉलो करता है। जिनवू अपीयर होता है और आर्किटेक्ट के फेस पर अपना फिस्ट स्मैश करता है, उसका जॉ शैटर्ड कर देता है। क्रीचर फ्लोर पर क्रैश हो जाता है, जैसे जिनवू आगे स्टेप करता है, डिमांड करते हुए कि उसके बॉडी के साथ क्या किया गया था। हंटर्स रिलीफ में एक्सहेल करते हैं, सन जिनवू जाग चुका है। बिना किसी हेजिटेशन के जिनवू आर्किटेक्ट को पिन डाउन करता है और उसके हेड को अपने फुट के नीचे क्रश करता है। आर्किटेक्ट प्रोटेस्ट में चीखता है, इंसिस्ट करते हुए कि जिनवू किंग नहीं है। वो डिसबिलीफ में चिल्लाता है कि वो ब्लैक हार्ट होते हुए भी खुद को कंट्रोल कैसे कर सकता है। इससे जिनवू सच रियलाइज करता है, जो ओवरवेलमिंग पावर उसके थ्रू कोर्सिंग कर रही है वो डायरेक्टली ब्लैक हार्ट से आ रही है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है, हिज मैना हैज इंक्रीज्ड बाय 100,000। जिनवू आर्किटेक्ट के रिएक्शन को स्टडी करता है। यह डेवलपमेंट कभी इंटेंडेड नहीं थी। ब्लैक हार्ट को उसे स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं बनाया गया था। यहाँ तक कि जो रिट्रीव्ड डेटा उसने अब्जॉर्ब किया था, उसने भी पूरा सच रिवील नहीं किया था। वो आर्किटेक्ट से क्वेश्चन करता है, डिमांड करते हुए कि उसने उसे प्लेयर के रूप में चूज करने का अपोज क्यों किया था। किसी को सिलेक्ट करने का पर्पस क्या था, सिस्टम सच में क्या अचीव करना चाहता था। आर्किटेक्ट डेस्परेट होकर चिल्लाता है कि जिनवू ने उन सबको डूम कर दिया है। शैडो मोनार्क की पावर क्लेम करके उसने दूसरे मोनार्क्स का गेज अपनी तरफ खींचा है। वो साइलेंट नहीं रहेंगे।
जिन वो अपने डैगर्स अनशीट्स करता है, आंसर के लिए प्रेस करता है। उसी समय पैनिक हंटर्स में फैल जाती है। उनके आसपास जो स्टैच्यूज एक बार मोशनलेस थीं, वो फिर से स्टर होने लगती हैं, एक बार फिर जिंदा होती हैं। आर्किटेक्ट वॉर्न करता है कि अगर जिनवू उसे मार देता है तो डॉल्स को रोकने के लिए कोई नहीं बचेगा। जिनवू कूली रिस्पॉन्ड करता है, अगर आर्किटेक्ट मर जाता है तो वो सिंपली स्टैच्यू से खुद डील कर लेगा। आर्किटेक्ट इंसिस्ट करता है कि अगर वो पेरिश हो जाता है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जिनवू स्मर्क्स करता है, रिमार्क करते हुए कि हमेशा एक चांस था कि वो फिर से ई रैंक हंटर बन जाए। वो रीज़न करता है कि भले ही सिस्टम्स क्रिएटर डिसअपियर हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम खुद वैनिश हो जाएगा। आर्किटेक्ट डेस्परेटली सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन नोटिफिकेशंस रिपीटेडली उसके सामने फ्लैश होती हैं। एक्सेस डिनाइड। स्टन्ड वो वापस जिनवू की तरफ टर्न करता है, जो डिक्लेयर करता है कि वो ना सिर्फ सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा बल्कि उसे पूरा स्वॉलो कर जाएगा। आर्किटेक्ट इसे इम्पॉसिबल कहकर रिजेक्ट करता है, इंसिस्ट करते हुए कि यह ज़रूर एक सिस्टम एरर होगा। रेज से ओवरकम होकर वो आगे लंजेस करता है, लेकिन जिनवू और तेज़ मूव करता है। अपने डैगर्स के स्विफ्ट मोशन से वो आर्किटेक्ट को पीसेस में स्लाइस कर देता है। जैसे उसके बॉडी के फ्रैगमेंट ज़मीन पर कोलैप्स होते हैं, आर्किटेक्ट एक लास्ट प्रोफेसी बोलता है। वो वॉर्न करता है कि जब पिलर्स ऑफ फायर दैट होल्ड द हेवंस उठाए जाएंगे तो इनएविटेबल डेथ तुम्हारी तरफ आएगी। जिनवू अपनी आंखों में एक स्टीली ग्लिंट और एक कोल्ड स्मर्क के साथ सिंपली रिस्पॉन्ड करता है, एज यू प्लीज। एपिसोड यहाँ एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।